तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर हान जियान को रास्ते से हटाना चाहता है ताकि 3 मेरिडियन कॉन्टेस्ट में जीत लिनफेंग की हो। इस तरह से उसका छोटा भाई जिनमाओ पवेलियन का वाइस मास्टर बन सकता था। इसलिए वो जियांग हान और जियांग को खत्म करने के लिए डार्क सिटी के एक स्पिरिट डीमन को उनकी सुपारी दे देता है। हालांकि हान के होते हुए उसका कोई प्लान काम नहीं आने वाला। हान तो बड़े स्टाइल के साथ उस डीमन को खत्म कर चुका था, मगर अब इनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो शख्स है कौन जो कि गॉड स्लेयर की इस टीम को मारने की प्लानिंग बना रहा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें क्लाउड ड्रीम पवेलियन का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर जियान यहाँ की मास्टर यानी कि अपनी मदर से मिलने आई थी। वो उसे बताने लगी कि जरूर से किसी ने 7 स्टार फॉर्मेशन ब्रेक किया होगा। इसके अलावा तो डिमोनिक बीस्ट वहाँ से भाग ही नहीं सकते थे। साथ ही एक वन आइड डीमन ने भी हम पर अचानक से ही अटैक किया था, उसे भी किसी ने हायर किया होगा, वरना तो ये डीमंस हमेशा इंसानी बस्ती से दूर रहते हैं। जिस पर जियान की मदर कहने लगी कि तुम्हारे हिसाब से इस बंदे को तुम्हें और तुम्हारी टीम को खत्म करने के लिए भेजा गया था। क्या इसके पीछे कोई वजह है या फिर तुम ऐसे ही अंदाजे लगा रही? जिस पर जियान बताने लगी कि जल्दी 3 मेरिडियन असेंबली होने वाली है और वो लिनफेंग हमारे गॉड स्लेयर्स की टीम को रास्ते से हटाना चाह रहा ताकि वो इस कॉन्टेस्ट में जीत हासिल कर पाए। अगर हमारी टीम मारी गई तो वो बिना फाइट के ही मुकाबला जीत जाएगा। अब जियान की सारी बातें उसकी मदर ने सुन तो ली, मगर वो लिनफेंग के खिलाफ सबूत मांग रही थी। जिस पर जियान कहने लगी कि मेरे पास फिलहाल तो कोई सबूत नहीं, मगर मैं अच्छे से जानती हूँ कि उस लिनफेंग ने ही डीमंस को रिहा करके हमें मारने की प्लानिंग बनाई थी। जिस पर पवेलियन की मास्टर कहने लगी कि बिना सबूत के तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। अगर कोई सबूत पेश करो तो मैं जरूर से गॉड स्लेयर टीम को जस्टिस दिलाऊंगी। मैं यहाँ की मास्टर हूँ तो क्या हुआ, लेकिन बेवजह किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। वैसे भी फिलहाल पवेलियन में काफी सारे मसले हो रहे, तो मेरे ख्याल से तुमने दूसरों पर इल्जाम लगाने की बजाय अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है तुमने कई दिनों से ब्रेक थ्रू नहीं किया, और वैसे भी एक पावरफुल कल्टीवेटर को मारने की हिम्मत किसी में नहीं होती और ना ही कोई उसके खिलाफ प्लानिंग बना सकता। इसलिए तुमने तो खुद को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए। इतना कहते साथ ही मास्टर वहाँ से रवाना हो गई। जियान को तो उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता होकर भी वो जियान से सबूत की मांग कर रही थी। वो कहने लगी कि आपको अगर सबूत ही चाहिए तो ठीक है, मैं आपके सामने सारे एविडेंस पेश करूंगी। अब वो हॉल से बाहर आते ही उसके दोस्त उससे पूछने लगे कि क्या हॉल मास्टर ने तुम्हारी बात पर यकीन किया? जिस पर जियान बताने लगी कि लिनफेंग को पनिश करने के लिए उन्हें सबूत की जरूरत है, तो वो सबूत हम उनके सामने पेश करेंगे। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। मैं हान और लांग के साथ उसी फॉरेस्ट में जाऊंगी जहाँ से उन डिमोनिक बीस्ट को आजाद किया था। मगर लांग को तो इतनी रात गए उस फॉरेस्ट में जाने से डर लग रहा था, इसलिए वो अजीब अजीब बहाने बनाने लगा। मगर जियान उस पर जरा भी तवज्जो नहीं देती। उसने शीबिंग और मेंग को डार्क सिटी जाने का हुक्म दिया। वेल, इन दोनों को वहाँ जाकर पता करना है कि उस वन आइड डीमन को किसने हायर किया था। अगर इन्हें वहाँ से किसी का नाम पता चल गया तो इनके पास ये एक सॉलिड सबूत आ जाएगा। जिसके बाद ये लोग 2 ग्रुप्स में बंटकर तुरंत ही काम पर लग गए। यहाँ पर जियान की बातें जिनमाओ ने भी सुन ली थी, मगर उसे पता है कि ये बच्चे उसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाएंगे। इधर ये लोग उसी अल्टर के पास आ जाते हैं जहाँ से उन डिमोनिक बीस्ट को आजाद किया था। जियान देखती है कि इस जगह पर तो कोई एविडेंस बचा ही नहीं था। लांग कहने लगा कि शायद लिनफेंग ने पहले ही सारे सबूत मिटा दिए होंगे, मगर वो बंदा इतना चालाक कब से बन गया? मुझे तो लगता था कि वो एक नंबर का बेवकूफ है। मगर जियांग खान को पता था कि यहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन किया गया है तो इसका कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। अब ये लोग उस जगह को काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे थे और उतने में ही टियानियो को एक स्काई लेवल का टैलिस्मान मिल जाता है जो कि आधा जला हुआ था। तो हान तुरंत ही वो टैलिस्मान जियान को शो करता है। वो कह रही थी कि शायद इसी टैलिस्मान का यूज करके 7 स्टार फॉर्मेशन को ब्रेक किया होगा, मगर पता नहीं ये टैलिस्मान किसका होगा। तो लांग तुरंत ही खुद की तारीफें करते हुए बताने लगा कि मैं टॉप क्लास का इमॉर्टल हूँ जो कि टैलिस्मान को काफी अच्छे से रीड कर सकता। जिसके बाद उस टैलिस्मान को चेक करके जियान को बता देता है कि ये तो एक टॉप ग्रेड का स्काई लेवल का टैलिस्मान है। साथ ही मुझे इसमें स्टार चार्म टेक्निक के ट्रेसेस भी नजर आ रहे, जो सुनते साथ ही जियान और ज्यादा परेशान हो गई। जुदे खान उससे इसके पीछे की वजह पूछने लगा तो जियान उसे बताने लगी कि ये टैलिस्मान मेरे फादर जू टियानशिंग ने ही क्रिएट किया था। उनकी मौत
मौत के बाद ये टैलिस्मान मेरी मदर के पास था, तो क्या मेरी मदर ने यहाँ के डिमोनिक बीस्ट को आजाद किया? ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो भला अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश क्यों करेगी? जिस पर हान कहने लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये टैलिस्मान मास्टर हान ने क्रिएट किया हो। वो बंदा लिन फेंग का अंकल है और लिन फेंग को 3 मेरिडियन कॉन्टेस्ट में जीत दिलाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता। साथ ही तुम्ही ने मुझे बताया था कि 7 स्टार फॉर्मेशन को तुम्हारे फादर और डिप्यूटी मास्टर हान ने ही क्रिएट किया था। इसका सीधा मतलब ये है कि तुम्हारे फादर जैसी पावर मास्टर हान के भी पास होगी, तो उसने अपनी उन्हीं पावर का यूज करते हुए ऐसा डुप्लीकेट टैलिस्मान बना लिया होगा। यहाँ पर जियांग हान की बातों से जियान पूरी तरह से अग्री हो गई। वो कहने लगी कि मेरी मदर उस टैलिस्मान का मिसयूज कभी नहीं करेगी। अब हमने पैलेस में जाकर बस उस टैलिस्मान के बारे में मेरी मदर से पूछना पड़ेगा। अगर उनके पास ओरिजिनल टैलिस्मान मौजूद है तो फिर हमें जवाब मिल जाएगा कि ये वाला टैलिस्मान मास्टर हान ने ही बनाया था और उसी ने डिमोनिक बीस्ट को आजाद किया। अब ये लोग वहाँ से जाने वाले थे कि तभी अचानक से एक फॉर्मेशन वहाँ पर एक्टिवेट हो गया। जियांग हान अपने दोस्तों को आगाह कर पाई, इससे पहले ही वो लोग गायब हो गए। कोई तो था जिसने जियांग हान के दोस्तों को किसी और जगह टेलीपोर्ट कर दिया। हान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हिडन फॉर्मेशन किसने सेटअप किया होगा और उतने में ही वहाँ पर जियांग पेंग पहुँच जाता है। गाइस, ये बंदा जियांग हान का ही चचेरा भाई है, मगर इनकी आपस में जरा भी नहीं बनती थी। वो हान से कहने लगा कि मेरे भाई को इतना घबराया हुआ देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा। अब पेंग को वहाँ देखते ही हान की तो सटक गई। वो उससे पूछ रहा था कि बता मेरे दोस्त कहाँ पर हैं? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर पेंग मजे में कहने लगा कि मेरे भाई हान, तुम खुद ही मौत के मुंह में हो, मगर अभी भी तुम्हें दूसरों की फिक्र हो रही। पहला तो तुम मुझसे ये पूछो ना कि मैं तुम्हें किस तरह से मारने वाला हूँ। साथ ही अपनी भीख मांगने वाले लाइन्स को भी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आज तुम मेरे सामने रहम की भीख मांगने वाले हो। इतना कहते साथ ही वो अपने साथ लाए हुए मास्क वाले बंदे को हान पर अटैक करने के लिए भेज देता है। उस बंदे ने बड़ी स्टाइल के साथ अपने ब्लेड को समन कर लिया था। इधर हान सोचता है कि मैं इस बंदे की कल्टीवेशन रॉयल को भी महसूस नहीं कर पा रहा। पता नहीं ये बंदा आखिर है कौन और ये किस क्लैन से बिलोंग करता। अरे अब उस बंदे ने तुरंत ही हान पर अटैक करना शुरू कर दिए। उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट थी, मगर हान भी कुछ कम नहीं था। वो बड़ी ही तेजी से उसके अटैक को काउंटर करते ही उसके पीछे से आ गया। लेकिन हान के अटैक करते साथ ही वो बंदा अपनी सोर्ड से उसे काउंटर कर पीछे पुश कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जिससे जियांग पेंग को भी तकलीफ होने लगती है। मगर उसे इस बात की खुशी थी कि इस बार उसका भाई जियांग हान जिंदा नहीं बच पाएगा। वो जोर जोर से हंसते हुए हान को बताने लगा कि ये एक रियल मास्टर है, इसकी ताकत के सामने तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से तुमने स्ट्रगल करने की बजाय सरेंडर करना चाहिए। वहीं पर हान उस बंदे के अटैक को डॉज करते हुए पीछे पुश हो जाता है। उसने देखा कि वो मास्क वाला बंदा उस पर बहुत ही खतरनाक स्ट्राइक रिलीज कर चुका और अब उस स्ट्राइक की हिट होते ही वहाँ पर काफी तेज एक्सप्लोजन हो गया। थोड़ी ही देर में वहाँ पर बस खून ही खून था। वहाँ का नजारा देखकर तो जियांग पेंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो कहने लगा कि शायद जियांग हान को अब टुकड़ों में ही दफनाना होगा, मगर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पर जियांग हान की बॉडी मौजूद ही नहीं थी। इसलिए पेंग तो काफी ज्यादा पैनिक होकर उस मास्टर से पूछने लगा कि आखिर वो कम बखत गायब कैसे हो गया। साथ ही साथ पेंग को पुरानी बातें याद आने लगी। हान उससे कह रहा था कि कभी भी मेरी तरफ पीठ मत किया करो, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। और फिर हान ने उसकी जम के पिटाई कर दी थी। वे लबे लोग देखते कि शायद हान इस अल्टर पर बने हुए गड्ढे में गिर चुका होगा। साथ ही पेंग उस मास्टर को हुक्म देने लगा कि जाओ जाकर उसे खत्म करो। मगर ये बात उस बंदे को जरा भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो कल्टीवेशन की हायर लेवल पर था। वो मास्टर उसे गुस्से में कह रहा था कि बस दोबारा से मुझे कभी ऑर्डर दे के देखो, अगर मैंने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े नहीं किए तो मेरा नाम बदल देना। जो सुनते साथ ही पेंग तुरंत ही लाइन पर आ गया। वो कह रहा था कि मुझे उस जियांग हान से काफी ज्यादा डर लगता है, तो प्लीज आप जाकर उसे खत्म कर दीजिए। इसीलिए उस मास्टर ने भी तुरंत ही उस गड्ढे में छलांग लगा दी। अब पेंग भी उसके पीछे जाने वाला था, मगर गहराई देखकर वो वहीं पर रुक जाता है। इधर हान जख्मी हालत में अल्टर के नीचे मौजूद केव में पहुंच चुका था। वेल ये जगह तो अंडरग्राउंड होकर भी स्पिरिचुअल हब से भरी हुई थी। साथ ही यहाँ पर जियांग हान को एक गोल्डन कॉफिन नजर आती है, जिसे देखकर हान भी थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गया। वो सोचता है कि भला इतने सीक्रेट प्लेस में ये कॉफिन किसकी हो सकती। अब हान इस कॉफिन के बारे में और जानकारी हासिल कर पाई, इससे पहले उस पर एक स्नेक अटैक हो गया, मगर वो जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। दरअसल वो मास्क पहना हुआ बंदा वहाँ पर पहुँच चुका था। यहाँ पर उस बंदे ने हान पर मुसलसल अटैक करना शुरू कर दिए थे, जिससे हान काफी पीछे पुश हो गया। साथ ही साथ उस बंदे ने हवा में जंप लगाते हुए हान पर अपनी ब्लेड रिलीज कर दी, जिसके चलते वहाँ पर एक धमाका
होकर हान और ज्यादा घायल हो चुका था। वेल उस मास्टर को लग रहा था कि अब तो हान का किस्सा जरूर से खत्म हो चुका है, मगर तभी हान का सन की मोड एक्टिवेट हो गया। वो बड़ी ही डरावनी सी स्माइल करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। जैसे उस बंदे ने पीछे मुड़कर देखा तब तक हान उसके एकदम करीब आ चुका था और अब इन दोनों में एक जोरदार क्लैश हो जाता है। हान उससे कह रहा था कि किसी पर स्नीक अटैक करना बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं होती। सच्चे वॉरियर तो हमेशा फेस टू फेस फाइट करते हैं और ये चुपके से अटैक करना मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। वेल उस मास्टर ने तो फटाक से उस पर अटैक करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल दिया था, मगर हान उतनी ही तेजी से दोबारा से उसके पास आ जाता है। उसने बड़े ही कुल अंदाज में उस बंदे पर हमला कर दिया था, जिसे वो मास्टर डॉज तो कर देता है, मगर हान ने उस पर एक और स्ट्राइक हिट करते हुए उसे वहाँ की दीवार पर दे मारा और अब हान उसे खत्म करने के लिए उसके एकदम करीब पहुँच चुका था, मगर वो बंदा समय रहते जंप लगाते हुए सीधे उस गोल्डन कॉफिन पर पहुँच जाता है। उसकी हालत देख खान को तो हंसी आने लगी। वो कह रहा था, अरे अरे शायद अब तुम ज्यादा देर तक मेरे अटैक्स को रोक नहीं सकते, मगर अभी तो इस खेल की शुरुआत हुई है। मैंने मेरे हुक्म का इक्का भी यूज नहीं किया और तुम तो उससे पहले ही भाग रहे हो ना। यार मुझे ऐसे अपोनेंट जरा भी पसंद नहीं आते। जो सुनकर वो बंदा भी गुस्से में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि बच्चे ज्यादा उड़ मत, कल्टीवेशन के मामले में मैं तेरा बाप हूँ। और अब वो हान पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। हान उससे कह रहा था, बहुत अच्छे, बस इस बार अपना बेस्ट अटैक यूज करो क्योंकि बाद में तुझे तो मौका नहीं मिलने वाला। और अब हान काफी तेजी से उस पर हमला करते हुए उसे वापस से उसी कॉफिन पर लेके आ जाता है। यहाँ पर हान पूरी तरह से उस पर डोमिनेट कर रहा था। वो उस मास्टर से कह रहा था कि शायद तुम्हें मेरी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा है, तो चलो एक काम करो, अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतार दो। बिना गुस्से वाली फाइट तो काफी ज्यादा बोरिंग लगती है, इसलिए तुम अपने गुस्से से इसमें थोड़ा सा तड़का मार दो। जो सुनते साथ ही उस बंदे ने गुस्से में आकर हान पर अटैक कर दिया, मगर वो अटैक मिस होने की वजह से सीधा कॉफिन पर जाकर ही हिट हो गया था। साथ ही हम यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर हान ने उस बंदे के दूसरे अटैक को भी रोक दिया था। वो कहता है, यार तुम तो खुद को मेरा बाप बुला रहे थे, मगर अब तुमने मुझे पूरी तरह से डिसअपॉइंट किया है। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा और टाइम पास करता, लेकिन तुम काफी ज्यादा बोरिंग हो, इसलिए चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उतने में वो पूरी जगह अचानक से ही शेक होने लगी, जो देखते साथ ही इन दोनों ने आपस में लड़ना बंद कर दिया। अब ये लोग अपने नए अपोनेंट के इंतजार में थे, मगर वो कोई कल्टीवेटर ना होकर इस केव में मौजूद वाइन्स थी, जो कि बड़ी ही तेजी से इन्हें कैप्चर करने आगे बढ़ती है। जो देखते साथ ही हान ने तो बड़ी ही तेजी से जंप लगा दी थी, मगर वो मास्क वाला बंदा उसमें कैद हो गया। इधर हान उस कॉफिन से काफी दूर आ चुका था, लेकिन वो वुडन वाइन्स उसका पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए हान यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए उससे बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो भी थोड़ी देर में इन वाइन्स के दरमियान कैद हो जाता है। और अब इन दोनों को भी वहाँ मौजूद एक पॉन्ड में फेंका गया। हान देखता है कि वो मास्क वाला बंदा बुरी तरह से तड़प रहा है। साथ ही हान को भी महसूस हुआ कि ये वाइन्स उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर रही, इसलिए हान खुद को आजाद करने की कोशिशें करने लगा, मगर वो इसमें फेल हो गया था। साथ ही अंडर वाटर ज्यादा देर तक रहने की वजह से हान यहाँ पर बेहोश हो चुका, लेकिन तभी उसे अपनी छोटी सिस्टर लियार की बातें याद आने लगी। लियार ने उससे कहा था, बड़े भाई जब तक आप मेरे साथ हो तब तक मुझे कोई डर नहीं, आप जहाँ रहोगे वही मेरा घर होगा। यहाँ पर हान अपनी सिस्टर और पेरेंट्स को मिस कर रहा था, उसे कुछ भी करके वापस जाना ही होगा, वरना लियार तो बेसहारा हो जाएगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।